सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं निशि वशिष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है मनोविज्ञान। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, कब नहीं हुई, कब से शुरुआत माने जाते हैं, कब से इसका इतिहास चालू है। तो चलो आइए हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम पढ़ते हैं, स्वतंत्र विषय के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम पहले के टाइम पे जाएं, इसके इतिहास अतीत की बात करें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो हम जानेंगे कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप में नहीं था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। तो मनोविज्ञान क्या था? हम बात करते हैं शुरुआत से, इसके अतीत से, मनोविज्ञान के अतीत से। मनोविज्ञान का अतीत जो है उसको 400 बीसी से पहले का माना जाता है। 400 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से माना जाता है, जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में न होकर के एक सब्जेक्ट की शाखा हुआ करती थी, और वो सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान था, जिसका नाम उस टाइम मना दर्शन था। हम इसके अतीत की बात करते हैं। 400 बीसी, 400 ईसा पूर्व इसका अतीत माना जाता है, जब मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं होकर के एक सब्जेक्ट की ब्रांच के रूप में माना जाता था, ब्रांच के रूप में हुआ करता था, और वो सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी जिसका नाम है मना दर्शन, और वही आज स्वतंत्र विषय बन के मनोदर्शन हो चुका है। मना दर्शन के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख किया है, सबसे पहले जो बताया वो अरस्तु ने बताया है, अरस्तु ने बताया है। और अरस्तु ने इसके बारे में एक बुक में उल्लेख किया है, एक उसकी बुक है, उसमें इसके बारे में बताया, जिसका नाम है डी एनिमा। डी एनिमा, डी एनिमा पुस्तक में अरस्तु ने मना दर्शन शब्द के बारे में बताया। उसने बताया कि मना दर्शन जो था वो पहले दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी, 400 ईसा पूर्व। और इसके बारे में जो उसने उल्लेख किया है अपनी बुक में, वो दो शब्दों के साथ किया है, एक तो बौद्धिक और शक्ति। बौद्धिक और शक्ति के रूप में इसने वर्णन किया है। अगर हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है। आदि जनक, मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि सबसे पहले हम अगर मनोविज्ञान के उल्लेख की बात करें तो अरस्तु ने ही अपनी पुस्तक में बताया था। डी एनिमा पुस्तक में मनोविज्ञान के बारे में, मना दर्शन शब्द के बारे में बताया था। ये तो हो गया इसका इतिहास, जो अतीत, सॉरी, जो कि बहुत पुराना है। अब हम इसकी बात करते हैं, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, इसके इतिहास की बात करते हैं। इसके इतिहास की बात करेंगे तो लगभग मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी से सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रूडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक में किया था, जो पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। 1590 में, 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, और ये जो इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है वो अपनी पुस्तक में किया है, और रूडोल्फ गोएल्के की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया एक बार हम फिर से देखते हैं।
मनोविज्ञान की शुरुआत से। मनोविज्ञान की एक तरफ हम अतीत के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत पुराने टाइम से है, 400 ईसा पूर्व से। एक तरफ हम इसके इतिहास की बात करते हैं जो कि इतिहास मतलब बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है। अतीत एक संपूर्णता का भाग होता है जबकि इतिहास एक पार्ट होता है। 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी जिसका नाम मनादर्शन था। और मनादर्शन शब्द का उल्लेख अरस्तु ने अपनी बुक में किया है जिस बुक का नाम है डी एनिमा। और इसी बुक में उन्होंने इसको बौद्धिक और शक्ति रूप में परिभाषित भी किया है। और इसीलिए क्योंकि अरस्तु ने ही मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया था, इसीलिए इनको मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके इतिहास की। अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का इतिहास लगभग 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 1590 ईस्वी में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रूडोल्फ गोएगले ने किया था। किसमें? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। ये इसकी हम बात की है इतिहास और अतीत की कि पहले क्या था और क्या है। अब इसकी हम आगे बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में हम आगे बात करते हैं। साइकोलॉजी के विकास क्रम में साइकोलॉजी का विकास पहले से और आज तक क्या था, किस रूप में हुआ है, क्या है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो साइकोलॉजी का विकास 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी को किस रूप में परिभाषित किया गया 16वीं शताब्दी में? आत्मा का विज्ञान। और इसके समर्थक में कौन था, इसको मानने वाले कौन थे, आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? तो देखिए, आत्मा का विज्ञान जिन लोगों ने माना उसमें है अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। एक गैरट भी हुए हैं, गैरट ने भी इसका समर्थन किया है। गैरट ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना है। तो आप एक और नाम लिख लीजिए, गैरट। गैरट ने भी मनोविज्ञान को क्या माना है? आत्मा का विज्ञान। जबकि इसके आलोचक की हम बात करें, आत्मा का विज्ञान जो बताया था उसकी आलोचना किसने की? तो उसकी आलोचना की थी रॉस ने। रॉस ने। ये कौन है? इसके आलोचक हैं आत्मा के विज्ञान के आलोचक। एक है रॉस और एक है डेस्कोर्ट। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे थे। जबकि गैरट ने भी इसका ही समर्थन किया है। गैरट ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। और इसकी आलोचना की हम बात करें तो इसके आलोचक रोस और डेस्कोर्ट थे। लेकिन फिर हम बात करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी की। 17वीं 18वीं शताब्दी में हमने जाना कि जो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे थे, ये आत्मा के स्वरूप को बताने में असमर्थ रहे। ये बताने में असमर्थ थे कि आत्मा किस प्रकार की है, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा के क्या कार्य हैं। अगर हम बात करते हैं टोटली ये आत्मा के बारे में बताने में असमर्थ रहे। तो इनका जो आत्मा का विज्ञान इन्होंने साइकोलॉजी को कहा था वो अमान्य हो गया क्योंकि आत्मा के बारे में बताने में असमर्थ रहे। फिर हम बात करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी की। 17वीं 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क के रूप में सामने आया। मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। मन व मस्तिष्क का विज्ञान।
इसे मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें है इटली के पोम्पोनोजी। इसके जो समर्थक में थे, जो इसको दिया था, वो है इटली के पोम्पोनोजी। इटली के पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा 17वीं 18वीं शताब्दी में। लेकिन उस समय पोम्पोनोजी भी, अच्छा हाँ, जॉन लॉक भी इसी के समर्थक में आते हैं। जॉन लॉक ने भी समर्थन किया था। जॉन लॉक है, हंट है, ये भी इसी के समर्थक है। मेन नाम आपको इटली के पोम्पोनोजी याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि मन और मस्तिष्क, तो ये भी मन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। जब इनसे पूछा गया कि आप मन का विज्ञान अगर कह रहे हो, मस्तिष्क का विज्ञान अगर साइकोलॉजी को कह रहे हो, तो मन क्या है, ये बताने में असमर्थ रहे कि मन क्या है। क्योंकि मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता। मन की आप किस तरह से परिभाषित करोगे, तो इसको भी अमान्य कर दिया। ये भी मन के बारे में बताने में असमर्थ रहे, इसको भी अमान्य कर दिया। उसके बाद हम इसके विकास क्रम में और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। इसके विकास क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो ये चेतना के विज्ञान के रूप में आया। मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में आया। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। और इसको मानने वाले जो थे उनमें विलियम जेम्स, विलियम वुंड, बाइव्स और जेम्स सली। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, बाइव्स और जेम्स सली। जेम्स सली, ये सब लोग इसको मानने वाले थे, इसके समर्थक थे। लेकिन इसका भी विरोध हो गया, इसको भी अमान्य कर दिया। अब इसको अमान्य क्यों कर दिया और किसने किया? इसकी निंदा करने वाले लोगों में एक नाम आता है मैकडूगल। मैकडूगल, और एक होते हैं हमारे सिगमंड फ्राइड। उन दोनों ने इसकी निंदा की है, इसकी आलोचना की है, चेतना के विज्ञान की। फ्राइड ने तो इसकी निंदा करते हुए कहा है, हम पढ़ रहे थे चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान में हम देख चुके थे, चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली और बाइव्स। जबकि इसके आलोचक में, आलोचना करने वाले, इसकी निंदा करने वाले में मैकडूगल का नाम आता है और फ्राइड का नाम आता है। फ्राइड ने तो इसकी निंदा क्यों की है? फ्राइड ने बताया, फ्राइड ने कहा कि जो आपने चेतना का अध्ययन बताया है, चेतना का विज्ञान बताया, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमारा मन है, मन के भाग हैं, वो उसमें चेतना ही नहीं होता है, जबकि अचेतन मन भी उपस्थित होता है, अचेतन मन भी होता है। और इसी अचेतन मन के कारण, और ये सबसे बड़ा भाग होता है अचेतन मन का, फिर आप कैसे सिर्फ चेतन मन की बात कर रहे हो, चेतना का विज्ञान बता रहे हो? ये कहते हुए फ्राइड ने इसकी आलोचना की है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में, मैकडूगल की पुस्तक है, मैकडूगल की बुक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतन शब्द की निंदा की है, चेतन शब्द का विरोध किया है।
किस शब्द का? चेतन शब्द का क्या किया है? विरोध या निंदा। और इन्होंने अपनी बुक में चेतन शब्द के लिए कहा है कि चेतन शब्द बहुत बुरा शब्द है। क्या कहा है इन्होंने अपनी बुक में? चेतन शब्द बहुत बुरा शब्द है। और हमारा दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान में हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। क्या कहा? चेतन शब्द बहुत बुरा शब्द है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये किसने कहा? ये मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा है और चेतन शब्द का विरोध किया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक जो थी वो 1923 में आई थी। में ये हो गया आपका चेतना का विज्ञान। लेकिन इसकी भी आलोचना हो गई सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल द्वारा। ये भी बताने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्होंने सिर्फ चेतना का अध्ययन किया, चेतन मन के बारे में बताया, जबकि फ्राइड ने कहा कि अचेतन मन भी होता है जो कि सर्वाधिक बड़ा भाग है। इस तरह से चेतना के विज्ञान का भी विरोध हो गया। अब बात इसके विकास क्रम में आगे करते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी, बीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। मनोविज्ञान को क्या माना 20वीं शताब्दी में? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। बीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इसको मानने वाले जो लोग थे उनमें वॉटसन नाम तो प्रमुख है। इसको मानने वाले लोगों में मेन है वॉटसन। वॉटसन और वॉटसन के अलावा कुछ अन्य लोग हैं जो व्यवहार का विज्ञान इसका समर्थन करते हैं। वो लोग हैं गुथरी, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर आदि। बीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। व्यवहार का विज्ञान। और इसको देने वाले, इसको मानने वाले लोगों में आता है वॉटसन का नाम। उसके अलावा आप अभी देख चुके थे गुथरी, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि लोग इसके समर्थक थे। हम इसकी आगे बात करते हैं तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में जो दिया था वो 1913 में दिया था। किसने? वॉटसन ने। किसने? वॉटसन ने। लेकिन अगर हम व्यवहार शब्द की बात करें, ये व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन हम बात करें कि व्यवहार का पहले प्रयोग कौन कर चुका था? व्यवहार शब्द का प्रयोग वॉटसन से पहले मैकडूगल कर चुके थे। मैकडूगल 1905 में
व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल, वॉटसन से पहले मैकडूगल कर चुके थे 1905 में। और इन्होंने, किसने? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने 1905 में, मैकडूगल ने 1905 में वॉटसन से पहले एक डेफिनेशन दी थी मनोविज्ञान की। सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह डेफिनेशन किसने दी? मैकडूगल ने। कब दी? 1905 में। और यही वो व्यवहार शब्द का प्रयोग कर चुके थे वॉटसन से पहले 1905 में। इसके अलावा इन्होंने 1908 में, मैकडूगल ने 1908 में इसी व्यवहार शब्द का या व्यवहार के विज्ञान की डेफिनेशन को और व्यापक रूप से परिभाषित किया। 1908 में व्यापक रूप से परिभाषित किया। किसने? मैकडूगल ने। उसके बाद हम बात करते हैं 1911 की। 1911 में एक और व्यक्ति हुए जो व्यवहार शब्द का उपयोग कर चुके हैं वॉटसन से पहले। वो हुए पिल्सवल्ली। पिल्सवल्ली 1911 में ये व्यवहार शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। ये कह चुके हैं किसमें? इनकी एक पुस्तक है, इनकी बुक का नाम क्या है? मनोविज्ञान के मूल तत्व। मनोविज्ञान के मूल तत्व। इस पुस्तक में 1911 में ये कह चुके हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हम बात करें 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना। और व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना आत्मा के विज्ञान का विरोध हुआ, मन मस्तिष्क का विरोध हुआ, चेतना का भी विरोध हो गया। लेकिन व्यवहार के विज्ञान को ही क्यों माना? 20वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में चला रहा है। इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल इसके लिए भी पूछा गया कि व्यवहार क्या है, व्यवहार का विज्ञान ही क्यों है। लेकिन ये बताने में समर्थ रहे। इन्होंने बताया कि जो व्यवहार है, इन्होंने व्यवहार के बारे में बताया कि व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहार को देखा जा सकता है, और व्यवहार को देख के उसमें निरीक्षण करके उसमें परिमार्जन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इनका ये जो बताई हुई चीज थी इसको मान्य कर दिया। ये अपने व्यवहार के विज्ञान के बारे में बताने में समर्थ रहे और बाकी के तीनों असमर्थ थे। इसलिए 20वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। तो एक बार हम देखते हैं 16वीं शताब्दी आत्मा का विज्ञान, 17वीं 18वीं शताब्दी मन मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान बताने वाले अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे थे। गैरट ने भी आत्मा का विज्ञान ही माना है, जबकि रॉस और डेस्कार्टे ने इसकी आलोचना की है। बात करते हैं हम 17वीं 18वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले इटली के पोम्पनोजी थे, जॉन लॉक थे, कांट थे, लेकिन ये भी असमर्थ रहे। 19वीं शताब्दी में आया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है।
और चेतना का विज्ञान बताने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट, बायब्स और जेम्स सली। इसका अगर निंदा की, इसका विरोध किया तो मैकडूगल ने और फ्रायड ने किया। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में किया, जो इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा। उसमें इन्होंने चेतना शब्द का विरोध किया है, चेतना शब्द की निंदा की है। जबकि फ्रायड ने ये कह के निंदा की है कि सिर्फ चेतन ही चेतन मन नहीं होता, अचेतन मन भी होता है, जो कि चेतन से बहुत अधिक ज्यादा होता है। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया। व्यवहार के विज्ञान को बताने वाले वॉटसन थे। इसमें कुछ अन्य लोगों के नाम भी हैं, जैसे गुथरी, स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्ड, हल आदि। आपको अगर पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया, या वॉटसन से पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, तो आप दो नाम याद रखिएगा। पहला नाम याद रखिएगा, मैकडूगल ने 1905 में बताया है। और क्या कहते हुए बताया है? सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसके अलावा 1908 में इन्होंने अपनी ही डेफिनेशन को और विस्तृत रूप से बताया है। और इसके अलावा दूसरे व्यक्ति हुए पिल्सबल्ली, जो कि 1911 में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में। हम आगे बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। हम आगे बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। अच्छा, परिभाषाओं से पहले हम साइकोलॉजी शब्द को देख लेते हैं। जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। लेकिन अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इस भाषा की उत्पत्ति हुई है ग्रीक या लैटिन भाषा से। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रीक आंसर देना है, और दोनों में से ग्रीक आ जाता है तो ग्रीक पे जाना है, लैटिन आ जाता है तो लैटिन पे जाना है। बट अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप ग्रीक के साथ ही जाओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रीक रखोगे। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, जबकि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी और लोगस। साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी। उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से भी है। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अब हम बात करते हैं साइकी और लोगोस का अर्थ। अगर हम इसके अर्थ पे जाएं तो साइकी का जो अर्थ है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। जो 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा, वो इसने इनके अर्थ से लिया, आत्मा के विज्ञान इसके अर्थ से लिया। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की कुछ परिभाषाओं से। परिभाषाएं। साइकोलॉजी का आप अतीत और इतिहास देख चुके हो।
अतीत इसका बहुत बड़ा है, संपूर्णता है उसमें, बहुत बड़ा है। जबकि अगर हम अतीत के संदर्भ में इसके इतिहास की बात करें तो अतीत के संदर्भ में इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। अतीत बहुत बड़ा है, इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा है? ये कहा है एबिंगहास ने। एबिंगहास, एबिंगहास ने कहा है मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा है? एबिंगहास ने, मनोविज्ञान के लिए। इसके बाद बोरिंग, बोरिंग ने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन बताया है। मानव प्रकृति का विज्ञान या अध्ययन। हम आगे बात करते हैं मैकडूगल की। अभी अभी मैंने आपको मैकडूगल की डेफिनेशन बताई थी कि मैकडूगल ने मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया है। तो मैकडूगल ने क्या बताया है? सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। मैकडूगल ने क्या बताया है? मैकडूगल ने कहा है कि सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही, सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसके अलावा आप देखोगे एक कुएं हैं मैकडूगल, सॉरी वुडवर्थ। और अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो जो हमने मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा था 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं, 19वीं, 20वीं, जो भी हमने मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा है उस मनोविज्ञान के विकास क्रम को एक डेफिनेशन में दे दिया, वो दिया है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को भी त्यागा, और वर्तमान स्वरूप में किस रूप में मनोविज्ञान को अपनाता है? व्यवहार के रूप में। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा,
फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम विकास क्रम पढ़ चुके हैं वही इसका मतलब है कि बुरवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, मन मस्तिष्क को त्यागा, चेतना को त्यागा, और वर्तमान स्वरूप में व्यवहार के रूप से अपनाते हैं। एक हुए आपके स्किनर। स्किनर मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? स्किनर मनोविज्ञान को कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान। स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह किसने कहा है? स्किनर ने। एक हुए आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या माना था? चेतना का विज्ञान। तो बिल्कुल इन्होंने डेफिनेशन भी दी है, तो यही कहा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसके अलावा एक और हुए हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, वो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान को संबंधों का विज्ञान कहते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? मानवीय संबंधों का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? मानवीय संबंधों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। तो एक बार हम देखते हैं इसकी परिभाषाएं। एबिंगहास, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा, ये कहा है एबिंगहास। बोरिंग, मानव प्रकृति का विज्ञान या मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मैकडूगल, सजीव प्राणियों में व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। बुरवर्थ, बुरवर्थ क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, मन मस्तिष्क को त्यागा, चेतना का भी विरोध किया और वर्तमान में किस स्वरूप में, किस रूप में अपनाता है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। उसके बाद हुए स्किनर। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। विलियम जेम्स,
मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, मानवीय संबंधों का अध्ययन या मानवीय संबंधों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हो चुकी थी। आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इसके अतीत की और इतिहास की बात की थी। अतीत की बात करें तो 400 बिफोर क्राइस्ट, 400 ईसा पूर्व से है। उस समय यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में न होकर के एक विषय होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी जिसका नाम मना दर्शन था, और मना दर्शन के बारे में अरस्तु ने अपनी बुक डी एनिमा में बताया है। उस बुक में इन्होंने बौद्धिक और शक्ति रूप से भी इसे परिभाषित किया है। अगर हम मनोविज्ञान के आदि जनक की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके इतिहास इसके अतीत के संदर्भ में बहुत छोटा है। इसका जो इतिहास है वो लगभग 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 1590 ईस्वी में सबसे पहले रुडोल्फ गोएकले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने। फिर हम इसके विकास की बात करते हैं। इसके विकास के क्रम में सबसे पहले 16वीं शताब्दी, जब यह आत्मा के विज्ञान के रूप में आया। आत्मा का विज्ञान मानने वाले लोग अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे थे, जबकि इसकी आलोचना में रॉस और डेस्कोर्ट थे। गैरट ने भी इसको आत्मा का विज्ञान ही माना है, मतलब आत्मा के विज्ञान के समर्थन में ही है, लेकिन वह असमर्थ रहे बताने में कि आत्मा क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। 17वीं 18वीं शताब्दी में इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और मन मस्तिष्क के विज्ञान कहने वाले लोग थे इटली के पोम्पनोजी, जॉन लॉक, कांट। ये भी असमर्थ रहे मन और मस्तिष्क को परिभाषित करने में, उसके बारे में बताने में। देन हमने बात की 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और चेतना के विज्ञान के बारे में बताने वाले, कहने वाले समर्थक में जो थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, बाइब्स, जेम्स सली। इसकी आलोचना में, इसकी निंदा में, इसका जो विरोध किया वो मैकडूगल ने और सिगमंड फ्रायड ने किया। मैकडूगल ने क्यों किया, कहाँ किया? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में किया, और उनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा। जबकि फ्रायड ने यह कहते हुए विरोध किया कि सिर्फ जो उसने अवस्थाएं बताई हैं, मन की अवस्थाएं बताई हैं, उसमें सिर्फ चेतन मन नहीं होता है, अचेतन मन चेतन मन से अधिक होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। यह कहते हुए उसने विरोध किया। आगे हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, और व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में मुख्य रूप से वाटसन का नाम आता है। इसके अलावा इसके समर्थक में गुथरी, हल, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि व्यक्तियों के नाम आते हैं, आदि मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं। जब व्यवहार का विज्ञान कहा गया वाटसन ने, वो 1913 में कहा गया, लेकिन 1913 से भी पहले दो व्यक्ति ऐसे हुए जो व्यवहार शब्द का उपयोग कर चुके हैं या मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। उसमें से पहला नाम आता है 1905 में मैकडूगल का। मैकडूगल
व्यवहार शब्द का पहले ही उपयोग कर चुके हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले पहले है। लेकिन अगर इसके हम श्रेय की बात करते हैं तो इसका श्रेय वॉटसन को जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कौन उपयोग कर चुके हैं तो आप बता सकते हो मैकडूगल। 1908 में व्यापक रूप से मैकडूगल ने परिभाषित किया और 1911 में पिल्सवल्ली की एक पुस्तक है मनोविज्ञान के मूल तत्व, मनोविज्ञान के मूल तत्व, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। आगे बात करते हैं हम, दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, विलियम वुंट विलियम वुंट और विलियम जेम्स। अगर हम बात करते हैं आदि मनोविज्ञान के जनक तो हमारे दिमाग में नाम आता है अरस्तु का। लेकिन अगर हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। अब दोनों कैसे हुए, विलियम वुंट भी विलियम जेम्स भी, कैसे देखते हैं। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें, विश्व संदर्भ पे बात करें तो नाम आता है विलियम वुंट का। ये कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ किसी एक देश के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में, तो अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को। विलियम वुंट भी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, लेकिन विश्व स्तर पे, विश्व संदर्भ में, और विलियम जेम्स हैं अमेरिका में। अगर आपको देश, पर्टिकुलर देश का नाम आ जाता है, अमेरिका आ जाता है तो आपको विलियम जेम्स करना है। लेकिन आपको आ जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो आपको विलियम वुंट करना है। हम विलियम वुंट के बारे में देखते हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब मैंने आपको बताया था कि 400 ईसा पूर्व जो मनोविज्ञान था वो किसकी शाखा हुआ करती थी, दर्शन शास्त्र की। जब मनोवैज्ञानिकों ने उसे देखा, पढ़ा तो जाना कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच थी, उस टाइम ब्रांच है, तो क्यों ना इसको एक सिर्फ ब्रांच न रह के इसको एक सब्जेक्ट, स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट बनाया जाए। और उसके बाद तब से 1879 तक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किए,
प्रयास करते रहे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा से हटाकर स्वतंत्र रूप देने के लिए, स्वतंत्र विषय देने के लिए। और जब वो लगातार प्रयास करते रहे, उसी के बाद जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हो गई जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में, तभी मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप में आ गया, स्वतंत्र विषय के रूप में आ गया, एक शाखा से हटके एक विषय के रूप में आ गया। तो स्वतंत्र विषय कब बना? 1879 में ही मनोविज्ञान को क्या हुआ? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। एटीन 1879 से ही मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में जाना गया, स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। कहां से? दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हो गए। पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी, लेकिन 1879 से ये मनोविज्ञान जो है, जो पहले मना दर्शन था, वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। आगे बात करते हैं हम विलियम जेम्स। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विलियम जेम्स। इनके बारे में और देखते हैं। विलियम जेम्स जो हैं, विलियम जेम्स जो हैं, इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे? मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1890 में। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स। फिर से देखिए आगे, इनकी बुक है पहली प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी दूसरी बुक का नाम है टॉक टू टीचर। टॉक टू टीचर्स। और ये जो पुस्तक है इनकी टॉक टू टीचर्स, यह शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। इसे टॉक टू टीचर्स पुस्तक को क्या माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। आपको ज्ञात होगा, मैंने अभी बताया विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? मनोविज्ञान को क्या माना? चेतना का विज्ञान। यही माना था विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान रूप में ही परिभाषित किया है। तो विलियम जेम्स ने ही चेतन शरीरता शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जेम्स ने ही
चेतन सरिता शब्द का प्रयोग किया है। आपको आ जाए चेतन सरिता शब्द का इस्तेमाल किसने किया? इसका प्रयोग विलियम जेम्स ने किया है। इसके अलावा विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का पितामह कहा गया। मनोविज्ञान का पितामह कहा गया और यह किसने कहा? टी.सी. वर्नलाइनर। टी.सी. वर्नलाइनर के द्वारा मनोविज्ञान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का पितामह कहा गया। तो आज हमने देखा मनोविज्ञान पहले किस रूप में था, पहले किसकी शाखा हुआ करती थी और आज किस रूप में है। इसके हमने विकास को जाना, इसका विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा, पहले आत्मा के विज्ञान से शुरू हुआ और अभी वर्तमान टाइम में व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। उसके बाद हमने इस शब्द के अर्थ को जाना, इसकी उत्पत्ति को जाना एंड देन हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अब किया है?